हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे एरे एडीटी का प्रोग्राम। बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। हम यहाँ पर एरे एडीटी को बनाना सीखेंगे क्लास के जरिए। तो आइए पहले हम समझते हैं एरे और एरे एडीटी में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ दो चीज़ों का कंपैरिजन करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है एरे। एरे जो आपने सी लैंग्वेज में भी यूज़ किया है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी यूज़ किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एरे एडीटी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप एक प्रोग्रामर हैं और आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको बहुत सारा डेटा हैंडल करना है। हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। डेटा, जैसे अगर आप दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको दो नंबर्स चाहिए, तभी आप उनकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। एडिशन करना यानी उसकी प्रोसेसिंग करना। तो अगर किसी भी डेटा पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहले मुझे डेटा चाहिए। और जब तक मैं अपने प्रोग्राम में डेटा को प्रोसेस नहीं कर लेता, मुझे उस डेटा को रखने के लिए वेरिएबल्स चाहिए। डेटा अगर दो चार होते हैं तो हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, सिंपली उसमें डेटा रख लेते हैं। लेकिन जब डेटा लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है, यानी बहुत सारा डेटा, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैंडल करना है, या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वॉट। पर आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है। तो इनको आप कैसे हैंडल करेंगे? अब इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है ये लिस्ट ऑफ डेटा का आपको एवरेज निकालना हो, आपको इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकता है इसमें आपको सॉर्टिंग करनी पड़े, या जो भी आपको काम करना पड़े। पर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखेंगे कैसे? आपके पास है कुल मिलाकर दो ऑप्शन। या तो आप एरे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मुझे इंटीजर वैल्यूज रखनी है और वो भी 100 वैल्यूज रखनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बना लिया जिसका साइज रख लिया 100। आप जानते हैं इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 100 साइज का एक एरे बन गया। ठीक है, इसमें 100 मेमोरी ब्लॉक्स हैं और ये 100 मेमोरी ब्लॉक्स के इंडेक्सेस होंगे 0 से स्टार्ट होते हुए, और लास्ट वाला जो ब्लॉक होगा उसका इंडेक्स होगा 99। लेकिन ये तो सिर्फ मेमोरी स्ट्रक्चर हुआ जिसमें कि हम डेटा रख सकते हैं। डेटा रखेंगे कैसे? अगर मुझे डेटा रखना है तो मैं किस तरीके से रखूँगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डेटा रखना है तो आप एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स लिखेंगे जहाँ पर आप वैल्यू रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपने इस तरीके से वैल्यू रख दी। हो सकता है इसके बाद आप इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे भी वैल्यू रख ली। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त एरे में कितनी वैल्यूज रखी हुई हैं, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे अभी मैंने एरे में दो ही वैल्यू रखी है, पर इसका हिसाब आप कैसे रखेंगे? क्योंकि आप अगर इंडेक्स नंबर 0 पे देखेंगे तो ठीक है 50 मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे देखेंगे 45 मिल जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है कि इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ नहीं मिलेगा। इंडेक्स नंबर 1 पे, 2 पे, 4 पे या बाकी सभी एरे के ब्लॉक्स पे गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो ये बताना आपके लिए मुश्किल होगा कि वो गार्बेज वैल्यू है या वो वैल्यू है जो हमने इसमें असाइन करी थी। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस एरे में कितनी वैल्यूज हमने रखी थी, है ना बात, शुरुआत में तो जब एरे बना होगा तो इसमें सारी वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज होंगी, तो हमने एक भी वैल्यू नहीं रखी। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि जो A0 के अंदर डेटा रखा हुआ है वो गार्बेज वैल्यू है कि वैलिड वैल्यू है? यस। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि एरे में हमने कितनी वैल्यूज रखी हैं। हमें इसके लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, कोई लॉजिक यूज करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए कि इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज रखी हैं 1 2 3 4, इस तरह से वैल्यूज रखी हैं। अब अगर इस एरे के ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, तो अभी इस लिस्ट में 4 ही वैल्यूज हैं, 1 2 3 और 4। अब मान लीजिए कि मुझे एक और वैल्यू इस लिस्ट में रखनी है और इंडेक्स नंबर 1 पे रखनी है। सोचिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं इंडेक्स नंबर 1 पे एक और वैल्यू रख दूंगा, लेट से 5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
इंडेक्स नंबर 1 पे ऑलरेडी 2 रखा हुआ है, तो लिस्ट में ऑलरेडी 4 वैल्यूज थी। आपने एक और वैल्यू 5 इस लिस्ट में ऐड करना चाहा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, उसकी पोजीशन होनी चाहिए इंडेक्स नंबर 1। तो जो इंडेक्स नंबर 1 पे ऑलरेडी रखा है वो वैनिश आउट हो जाएगा, वो हट जाएगा और उसकी जगह पर 5 आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, लिस्ट में वैल्यूज बढ़ी नहीं बल्कि एक वैल्यू चेंज हो गई। हम ऐसा नहीं चाहते थे। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि 4 आगे शिफ्ट हो जाए, 3 आगे शिफ्ट हो जाए, 2 आगे शिफ्ट हो जाए, तब जाके इंडेक्स नंबर 1 पे जगह बनेगी और वहां पर 5 स्टोर हो जाए। पर ये काम अपने आप तो नहीं होगा, ये शिफ्टिंग का काम अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज को हैंडल करना है, तो मैं एक एरे बना के ये काम कर सकता हूँ, बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा कोड एक्स्ट्रा उसे बनाना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम्स ना जाए। ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एरे में, इसीलिए हम सोचते हैं क्यों ना हम एरे एडीटी का इस्तेमाल करें। अब एरे एडीटी क्या है, इस प्रोग्रामर के लिए एरे एडीटी एक पहले से बनी हुई क्लास है। हालांकि आज हम लेक्चर में ये क्लास बनाना सीख रहे हैं, लेकिन आप उस प्रोग्रामर के बारे में कल्पना कीजिए जिसके लिए ये क्लास पहले से हमने बना के रख दी। उसको सहूलियत क्या है, वो एरे एडीटी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता है। एरे एडीटी क्लास का नाम है। एडीटी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया L1 नाम से। सोचिए कितना अच्छा होगा कि आप, क्योंकि C++ में क्लास का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर एरे एडीटी किसी क्लास का नाम है, L1 उसका ऑब्जेक्ट है, तो L1 को मेमोरी मिली होगी, इसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब L1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज कंटेन करने में सक्षम है। कैसे कर रहा है ये तो हमें एरे एडीटी की जब कोडिंग बनाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये L1 एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। कैसे करेगा, तो मैंने लिखा L1 डॉट में भी इसके अंदर एक फंक्शन हो सेट आइटम। इमेजिन करिए एक फंक्शन है सेट आइटम और इसमें मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ 0 और उसमें वैल्यू रख रहा हूँ 10। कितना बढ़िया होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल है। लिस्ट 1 L1 यानी पहले जो एरे लिस्ट है, एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखने के लिए सेट आइटम फंक्शन को कॉल करता है और 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू रख देता है। इसी प्रकार से एक और वैल्यू रखनी है सेट आइटम, इंडेक्स नंबर 1 पे हमने वैल्यू रख दी। अगर हमें लगता है कि हमें कभी ये पता लगाना है कि लिस्ट में कितनी वैल्यूज रखी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, L1 डॉट काउंट आइटम्स, काउंट आइटम्स, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल करूंगा, ये मुझे काउंट करके दे देगा कि कितने आइटम्स, कितने लिस्ट आइटम्स इसमें रखे हुए हैं। सोच के देखिए कि ये सारे फंक्शंस हमारे लिए वो ज़रूरी काम कर रहे हैं जो हम एरे पे करना चाह रहे थे। तो क्या फ़र्क हुआ एरे और एरे एडीटी में। एरे अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पे ये सारी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोड हमको खुद को बनाना पड़ेगा। एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे वो ढेर सारे फंक्शंस बने होंगे जो काम हमको करवाने, हमको उसके लिए अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी के लिए भी एरे एडीटी बहुत यूज़फुल चीज़ होगी, उसको कोडिंग कम करनी पड़ेगी, उसको बहुत एफिशिएंट वे में वो सारे काम कर पाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया एरे और एरे एडीटी में क्या फ़र्क है। अब हम ये सीखते हैं कि हम एरे एडीटी खुद बनाएंगे ताकि ये प्रोग्रामर एरे एडीटी का इस्तेमाल कर सके। ये प्रोग्रामर हम भी हो सकते हैं, यानी हम भी बाद में एरे एडीटी का इस्तेमाल करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रख सकते हैं। अब हमें समझना है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली दो चीजों को डिस्क्राइब करता है, एक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा सेट ऑफ ऑपरेशंस।
अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे एडीटी बनाना है, मतलब मैं एक नया डेटा टाइप बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप। तो इस डेटा टाइप को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। पहली चीज, ये जो टाइप, अब देखिए हम सी प्लस प्लस में जब क्लास बनाते हैं तो हम एक नया डेटा टाइप बना लेते हैं। तो अगर मैं एरे एडीटी नाम की एक क्लास बनाऊंगा तो ये एक नया डेटा टाइप बन जाएगा जिसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाया करेंगे। पर जब एरे एडीटी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में कितने वेरिएबल्स होंगे, कैसी मेमोरी होगी उसकी, ये हमें डिस्क्राइब करना होता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हम किस तरीके से एरे एडीटी के अंदर वैल्यूज को रखेंगे, क्या क्या वैल्यूज रखेंगे। तो एरे एडीटी बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि हम एक एरे को मेंटेन कर सकें। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कैसा डेटा स्ट्रक्चर इसमें होगा। ओके, सबसे पहली बात, मुझे डेटा रखने के लिए एरे बनाना है, ठीक है ना। मुझे अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखना है तो मुझे एक एरे चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं इस बात का हिसाब रखूं कि एरे कितना साइज का बना है। इससे फायदा क्या है, नॉर्मली जब आप कोई एरे बनाते हैं और मान लीजिए एरे का साइज आपने रखा हुआ है 100, और बाद में आप उस एरे के अंदर वैल्यूज रखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि लास्ट इंडेक्स है 99। यदि आप इंडेक्स नंबर 100, इंडेक्स नंबर 101, इंडेक्स नंबर 102 इन पर भी कुछ वैल्यूज रखने की कोशिश करते हैं तो कोई एरर नहीं आती, बल्कि चली जाती है वैल्यू। ये इलीगल मेमोरी एक्सेस है, क्योंकि ये मेमोरी ब्लॉक्स रिजर्व नहीं कराए हैं। पर अगर आप समझते हैं कि एरे के ब्लॉक्स कैसे एक्सेस होते हैं तो आप ये भी जान पाएंगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है। इसको लेकिन बोलते हैं मेमोरी का इलीगल एक्सेस करना, और ये गलत है। एरे में जितने इंडेक्स होते हैं हमें बस उतने ही एक्सेस करने चाहिए। अब ये चीज एरे में तो प्रॉब्लम है कि कोई चेकिंग नहीं होती है अगर मैं लास्ट इंडेक्स के बाद के इंडेक्सेस में भी वैल्यूज स्टोर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन एरे एडीटी में हम इस बात की व्यवस्था करना चाहते हैं कि एरे जितने साइज का बना हो उससे ज़्यादा वैल्यूज को वो ना होल्ड कर पाए। इसके लिए मैं चाहता हूं इंफॉर्मेशन रखना, तो मैं सोचता हूं कि काश कोई एक ऐसा वेरिएबल मैं बना लूं, लेट से उसका नाम रख लूं कैपेसिटी, और इस वेरिएबल के अंदर मैं रख लूं इंफॉर्मेशन कि एरे कितना बड़ा है। इससे पता चल जाएगा मेरे एरे की कैपेसिटी क्या है। जैसे एरे की कैपेसिटी 100 है, दैट मीन्स इसमें इंडेक्स नंबर 99 के आगे आप नहीं जा सकते। इसी प्रकार से एरे के अंदर जब आप वैल्यूज रखते हैं तो एरे हो सकता है 100 साइज का, ठीक है, हो सकता है ये एरे में 100 ब्लॉक्स। लेकिन लिस्ट आइटम्स अभी मैंने कुछ 3-4 ही रखे, सोचिए ज़रा। तो बाकी के ब्लॉक्स अभी क्या है, गार्बेज वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने ब्लॉक्स खाली हैं, कितने ब्लॉक्स भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ नंबर है। अगर हमने नंबर रखा है तो भी नंबर है, और हमने नंबर नहीं रखा है तो उसमें गार्बेज वैल्यू है, तो फिर हम उसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कभी भी काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर हैं। तो हमने इसमें एक पॉलिसी ये बनाई कि जब भी हम वैल्यू एरे के अंदर रखेंगे तो हमेशा हम सीक्वेंशियली ही फिल करेंगे। जिसका मतलब है कि अगर इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 पर वैल्यू है, तो अब मुझे एक और वैल्यू रखनी है तो इंडेक्स नंबर 4 पे रख सकता हूँ या बीच में कहीं रख सकता हूँ, लेकिन गैप दे के नहीं रख सकता। मतलब किसी ब्लॉक को खाली छोड़ दूं और उसके आगे के इंडेक्स पे रख दूं, ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं इंडेक्स नंबर 4 पे रख सकता हूँ वैल्यू, पर इंडेक्स नंबर 5 पे नहीं रख सकता, 6 पे नहीं रख सकता। मुझे लगातार में ही फिल करना है। अगर पूरा एरे खाली है तो सबसे पहली वैल्यू मुझे 0 इंडेक्स पे ही रखनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, सारी जो फिल्ड ब्लॉक्स हैं वो एक तरफ रहेंगे। हाँ, अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू रखना चाहता हूं तो पहले ये जो इंडेक्स नंबर 1, 2, 3 पे वैल्यू रखी है, ये एक एक ब्लॉक आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो होगा ये कि जो इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू रखी हुई है वो इंडेक्स नंबर 4 पे चल जाएगी, जो 2 पे रखी है वो 3 पे चल जाएगी, जो 1 पे रखी है वो 2 पे चल जाएगी, और इस प्रकार से इंडेक्स नंबर 1 खाली हो जाएगा नई वैल्यू के लिए। तो जो नई वैल्यू मुझे रखनी है वो इंडेक्स नंबर 1 पे मैं रख दूंगा। अल्टीमेटली हुआ ये कि सारी लिस्ट आइटम्स एरे में लेफ्ट में फिल्ड है, गैप नहीं आ रहा है।
अब इस बात का हिसाब कैसे रखूं कि कितनी वैल्यूज इसमें फिल्ड है। तो ये जो लास्ट फील्ड ब्लॉक है उसका इंडेक्स नंबर मैं सिर्फ स्टोर करके रख लूँ, यानी एक और इंफॉर्मेशन लास्ट इंडेक्स, एक वेरिएबल मैं सोच रहा हूँ लास्ट इंडेक्स नाम का हो, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या होगी, लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स नंबर। जैसी लिस्ट आइटम में मैं एक नई वैल्यू जोड़ूंगा, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और इसी से मुझे पता चलेगा कि टोटल कितनी वैल्यूज इस एरे के अंदर हैं, क्योंकि लास्ट फील्ड ब्लॉक का जो इंडेक्स है उसमें अगर 1 जोड़ दूँ, जैसे 4 वैल्यूज रखी हैं तो लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स है 3, उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 इसमें आइटम्स रखे हुए, तो मुझे आइटम्स काउंट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट इंडेक्स होने की वजह से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने ब्लॉक्स में अभी गार्बेज वैल्यू रखी है और कितने ब्लॉक्स एक्चुअल में फिल्ड है। अच्छा, अब मुझे एरे भी बनाना पड़ेगा, एरे भी रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो एरे एडीटी क्लास का इस्तेमाल करे, ऑब्जेक्ट बनाए, उसको ये फैसिलिटी हो कि वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये डिसाइड कर सके कि वो कितना बड़ा एरे उसे चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाने वाला प्रोग्रामर ही जानता है कि उसे कितनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखना पड़ सकता है। तो वो चाहे तो एरे 100 साइज का बना ले, चाहे तो 200 साइज का बना ले, हम ऐसी फैसिलिटी उसे देना चाहते हैं। तो जो एरे बनेगा वो रन टाइम पे यूजर से ये इंफॉर्मेशन लेकर कि कितना बड़ा एरे बनना है, हम एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे हम पहले से नहीं बना रहे, तो हम एक बना लेते हैं पॉइंटर। ये पॉइंटर वेरिएबल होगा जो एरे को करेगा पॉइंट। तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे स्ट्रक्चर में एरे एडीटी के अंदर सिर्फ 3 वेरिएबल्स होंगे, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स और पॉइंटर। इस प्रकार से मेरा एरे एडीटी का एक ऑब्जेक्ट 3 वेरिएबल्स को कंटेन कर रहा हो। जब कभी यूजर चाहेगा, प्रोग्रामर चाहेगा कि उसे एरे एडीटी की जरूरत है, वो एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें कितनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज उसे रखनी पड़ सकती हैं उसके आधार पे वो एरे क्रिएट करवाएगा। जब एरे क्रिएट होगा तो वो एरे क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, वो बाहर क्रिएट हो रहा है। वो एरे उतना बड़ा क्रिएट हो रहा है जितना साइज यूजर चाहता है, प्रोग्रामर चाहता है, और उस एरे को पॉइंट करेगा हमारा पीटीआर। हम जानते हैं कि कोई भी एरे डायनेमिकली न्यू कीवर्ड की मदद से बनता है, तो हम इस एरे को बना लेंगे और ये पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा। तो एक तरह से जो हमारा एरे एडीटी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो एक कंट्रोल ब्लॉक की तरह रहेगा, जिसके अंदर एरे नहीं है पर जिसके अंदर एक पॉइंटर है जो एरे को पॉइंट करता है, और अगर पॉइंटर एरे को पॉइंट करता है तो उस पॉइंटर की मदद से मैं पूरे एरे को एक्सेस कर सकता हूँ। साथ ही एरे के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ रखी जा रही है कि टोटल साइज क्या है और लास्ट फील्ड इंडेक्स कौन सा है। इनिशियली जब एरे एम्प्टी होगा तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 रखी जाएगी, जो ये इंडिकेट करेगा कि अभी एरे एम्प्टी है। जब यूजर बताएगा कि उसे कितना बड़ा एरे बनाना है, तभी एरे बनेगा और तभी कैपेसिटी की वैल्यू भी डिसाइड होगी। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि एरे एडीटी में डेटा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है सेट ऑफ ऑपरेशन। तो जब हम एरे एडीटी बनाएंगे तो अगली चीज हमें सोचनी पड़ेगी सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हमको इसमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हमें एक तो एरे को क्रिएट करना है, क्रिएट एरे। ये फंक्शन के द्वारा ही हम एरे क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज, हमको एरे में वैल्यू रखने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, सेट आइटम। ठीक है। तीसरी चीज, अच्छा, सेट आइटम का मतलब ये हुआ कि हम एक नई वैल्यू एरे में जोड़ रहे हैं, तो एरे में एक लिस्ट आइटम बढ़ जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब हमें ये थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा एरे कहीं ऑलरेडी पूरा भरा हुआ तो नहीं है, या जिस इंडेक्स पर हम लिस्ट आइटम को रखना चाहते हैं वो इंडेक्स वैलिड इंडेक्स है या नहीं है, वहाँ पे हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हम बीच में रख रहे हैं तो हमें शिफ्टिंग भी करानी है वगैरह, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसको अपन देखेंगे। इसके अलावा एक फंक्शन होना चाहिए गेट आइटम नाम का, जिससे कि हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर रखी वैल्यू ऑब्टेन कर सकें। गेट आइटम से वो वैल्यू एरे लिस्ट में से
रिमूव नहीं होगी, सिर्फ उसकी एक कॉपी हमें मिलेगी। ये बहुत यूजफुल फंक्शन है अगर हमें जानना है कि इस एरे के अंदर कितनी क्या क्या वैल्यूज रखी हुई हैं। इसके अलावा हमें एक और फंक्शन चाहिए जिससे कि हम आइटम को रिमूव कर सकें, रिमूव आइटम। तो हम जब रिमूव आइटम का इस्तेमाल करेंगे तो इस एरे के अंदर से एक आइटम कम हो जाएगा। हमें एक और फंक्शन चाहिए एडिट आइटम, जिससे कि हम एग्जिस्टिंग वैल्यू में चेंजेस करेंगे। हमारे एडिट आइटम को कॉल करने से कोई एक लिस्ट आइटम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन एरे में जितने आइटम्स होंगे उनकी संख्या ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि हम एक एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज कर रहे हैं, ना कि हम नया आइटम उसमें जोड़ रहे हैं। तो हमें एक फंक्शन एडिट आइटम्स नाम से भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक फंक्शन और चाहिए पड़ेगा काउंट करने के लिए। तो अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ कितने आइटम्स इस एरे के अंदर हैं, तो हम इस फंक्शन को करेंगे कॉल। इसके अलावा और क्या फंक्शन हमको लग सकता है, हम सॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सॉर्ट करना एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है जिसमें एरे के अंदर रखी वैल्यूज़ को हमें सॉर्ट करना है। इसके अलावा हम सर्च का भी एक ऑपरेशन बना सकते हैं जिससे कि हम कोई पर्टिकुलर आइटम को इस एरे के अंदर से सर्च करेंगे। तो बेसिकली मैं ये आर्ट फंक्शन बनाऊंगा। अच्छा, मैं इसके अलावा कुछ और भी काम करने वाला हूँ, लेकिन वो जो मैं काम इसके बाद करने वाला हूँ, ध्यान ये रखिएगा कि उसके लिए आपका लेवल समझने के लिए अच्छा होना चाहिए। मतलब ये आर्ट फंक्शन तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, पर इसके बाद जो मैं और 2-3 चीज़ें बनाने वाला हूँ वो आपको समझ में थोड़ा मुश्किल से हो सकता है। जैसे मैं इसमें बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी का मतलब मालूम है। आप चाहें तो इसी चैनल पे मैंने डीप कॉपी और शैलो कॉपी पे भी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। डीप कॉपी शैलो कॉपी की थ्योरी तो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन उसका प्रॉपर एप्लीकेशन आपको इस प्रोग्राम के जरिए देखने को मिलेगा कि क्या सिचुएशन होती है जब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमको बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें क्यों बनाना चाहिए, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये आप अपने कैंपस में कंपनी इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जवाब दे सकते हैं। तो जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और वहाँ पे हमें एक थ्योरी मालूम होनी चाहिए डीप कॉपी और शैलो कॉपी की। तो नॉर्मली कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर बनाता है, और उस समय शैलो कॉपी होती है, और जब भी हमें डीप कॉपी करनी होती है हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। तो यहाँ पर डीप कॉपी की क्यों रिक्वायरमेंट है और इसीलिए हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाना पड़ रहा है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले आप ज़रूर से डीप कॉपी शैलो कॉपी समझ लें, और ये भी समझ लें कि कंस्ट्रक्टर क्या काम करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको डिस्ट्रक्टर भी बना के बताऊँगा। अच्छा, डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले चलता है, और वो ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला आखिरी फंक्शन होता है। तो ध्यान ये रखिए कि डिस्ट्रक्टर का काम क्या है। डिस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज नहीं करता, ऑब्जेक्ट को मिले मेमोरी रिसोर्सेज या और दूसरे तरह के रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बड़ा मीनिंगफुल रहेगा। हर प्रोग्राम में, हर क्लास में आप डिस्ट्रक्टर बनाइए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ ऐसे मेमोरी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के रिलीज हो जाने के बाद यूज़ नहीं हो पाएंगे, तो जिससे कि मेमोरी लीक का खतरा होगा, तो हम डिस्ट्रक्टर में उस मेमोरी को रिलीज करने का कोड लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट के द्वारा हैंडल हो रही है। अगेन, ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है यदि आपको नहीं पता है कि मेमोरी लीक क्या होता है। हालांकि ये सब समझाते वक्त मैं इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर डिस्कस करूंगा, पर फिर भी मेरा सजेशन है कि अगर आप समझना चाहते हैं ठीक तरीके से कि डिस्ट्रक्टर, देखिए आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, डिस्ट्रक्टर पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, हो सकता है कि आपको डिस्ट्रक्टर मालूम हो कि क्या होता है, लेकिन एक चीज़ जो आपके जहन में हो सकता है कि अभी क्लियर ना हो कि डिस्ट्रक्टर हम क्यों बनाएं, कब ऐसी ज़रूरत होगी कि हम डिस्ट्रक्टर बनाएं। तो ये एरेडिटी का एग्जाम्पल इतना बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि डिस्ट्रक्टर एक्चुअल में क्यों बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, इसको आप ज़रूर समझिएगा। तो ये एक
प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो जाएगा, जहां पर हमको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रक्टर हमें एक्चुअल में बनाना क्यों चाहिए। इसके अलावा आपने जब सी प्लस प्लस में इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पढ़ी होगी, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, यस, फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हम इसको करते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पर क्योंकि हम एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से मैं कुछ ऐसा लिखूँगा सी आउट, और मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा एरे एडीटी का L1 नाम का, तो मैं जब सी आउट L1 करूँ तो सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ प्रिंट हो जाए, यानी उस लिस्ट में जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट हो जाए। तो ऐसा हो पाए इसके लिए आपको इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आपको करके बताऊंगा, और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि जब हमने इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग सीखी थी तो शायद आपको ये लग सकता है कि यार ये हम करते क्यों हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये थोड़ा कंक्रीट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के बहाने हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी रियलाइज करेंगे कि इस एक पूरे प्रोग्राम में आपने ढेर सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। आपका यहाँ डीएमए का कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, न्यू डिलीट कीवर्ड का यूजेज आपको पता होना चाहिए, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट तो खैर अच्छा होना ही चाहिए अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो। आपको क्लास बनाना आना चाहिए, उसके अंदर वेरिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर के द्वारा एरे को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और सॉर्टिंग का लॉजिक भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, इनका क्या भूमिका होनी चाहिए, और इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसका सटीक रीज़न समझ पाएंगे कि ये वो सिनेरियो है जहाँ पर हमें इनकी खासी ज़रूरत थी, तो हम इन फंक्शंस को ज़रूर बनाएंगे। साथ ही हम इंसर्शन ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो हमने अब समझ लिया है कि हमको क्या करना है। अब हम एरे एडीटी क्लास की कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एरे एडीटी, और ये इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हमने जो चीज़ें समझी इसको ध्यान में रखिएगा, ताकि जब मैं पार्ट 2 में कोडिंग करके आपको बताऊं तो आपको वो कोडिंग अच्छे से समझ में आ सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसमें लाइक पे क्लिक ज़रूर करिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस आप देख सकें। जैसे ही मैं इसको अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे ज़रूर से विज़िट करिए www.mysirg.com। ये वेबसाइट में सी प्लस प्लस, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज रखे हुए हैं, यानी पूरा कोर्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। इस साइट पे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा किस वीडियो के बाद आपको कौन सा वीडियो देखना है, क्योंकि वो एक ऑर्डर में अरेंज फॉर्म में रखे हुए हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करने होते हैं। साथ ही अक्सर आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम्स भी हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग रहती है वो ये कि हम उस सॉल्यूशन को बनाएं कैसे, यानी प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसीलिए एक एक प्रोग्राम को बनाते हुए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या सोच होती है प्रोग्रामर के मन में उस प्रोग्राम को बनाने के पीछे। तो आप लोग ये सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में देख सकते हैं, ये सब इसी वेबसाइट पर रखा हुआ आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, PHP प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स, इन सब के अलग अलग पेजेस मिल जाएंगे। इसमें आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो ढेर सारे वीडियोस हैं। आज की डेट में देखें तो लगभग 550 वीडियो इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, और हर दिन इसमें एक नया वीडियो अपलोड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा और भी वीडियो के अलावा भी काफ़ी कुछ कंटेंट इस साइट पे आपको देखने को मिलेगा जो कैंपस से रिलेटेड भी होगा, कैंपस में बहुत काम का होगा, आपकी स्किल डेवलप करने के लिए बहुत काम का होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये सब हिंदी में हैं, जिससे कि वो तबका जिन लोगों को किसी वजह से इंग्लिश में समझने में दिक्कत जाती है, या जहाँ पर कोचिंग्स ठीक से अवेलेबल नहीं है, कॉलेज में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, या वो ऐसे इंटीरियर जगह पर रहते हैं जहाँ पे उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कोचिंग्स नहीं मिलती हैं,
तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश की प्रॉब्लम हो सकती है, उन लोगों के लिए ये बहुत काम का हो सकता है। तो यदि आपको पसंद आए वेबसाइट, लगे कि हाँ ये बहुत लोगों के काम का हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अगर ये फ्री में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो जो मेरा मकसद है वो तभी पूरा होगा जब आप इसे आगे शेयर करेंगे।